फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी परीक्षा की दृष्टि से। आने वाले टाइम में आपको टेस्ट आयल और जैसे आपने कहा है कि जो भी चैप्टर आप डिमांड कर रहे हैं कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लाइए उन पर, तो जल्द ही आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की श्रृंखला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट 1 है आज। इसी तरह ये चलने वाली श्रृंखला रहेगी और आपको वीडियोस की संख्या भी बढ़ जाएगी। रात टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन नहीं हो पाया था, बट आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या है आपकी बढ़ोतरी कर दी जाएगी आज से। ऑनलाइन क्या क्या करेंगे, हम लाइव सेशन का देखेंगे कि आज किसी और मोड से हम लाइव सेशन कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आप किसी भी अफवाहों में ना पड़ें और किसी भी द्वंद्व या किसी भी उसमें ना रहें, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अगर चुनाव होते हैं किसी भी देश में या कहीं पे भी चुनाव अगर होते हैं, तो वहाँ की जो प्रक्रिया है, वहाँ के जो रुके हुए काम है वो जरूर होते हैं। चाहे वो स्टेट का चुनाव हो, चाहे वो आपका कैसा हो, प्रधानमंत्री चुनाव हो। तो कैसा भी चुनाव हो, तो प्रक्रियाएं सारी जो लंबित पड़ी होती हैं, यानी जो कार्य लंबित पड़े होते हैं वो जरूर होते हैं। तो यानी आप मान के चलिए कि आपके टीजीटी के जो एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी 22 का वो एग्ज़ाम आपका 23 में हो जाएगा। क्योंकि अगर 23 में नहीं हुआ तो ये चुनाव के बाद हो पाएगा, इसलिए इसे चुनाव से पहले निपटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए आपकी तैयारी इतनी रहे कि एग्ज़ाम कभी भी हो आप ये ना कह सकें कि हम तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके हाथ में केवल और केवल तैयारी है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। सामान्यतः आवश्यकता के 3 तत्व होते हैं, लेकिन एक इसमें शामिल नहीं है। तो जो सामान्यतः जो आवश्यकताएं होती हैं उनके 3 तत्व होते हैं, एक शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है वस्तु की इच्छा, वस्तु की उपलब्धता, पर्याप्त धन और व्यय की तत्परता। तो यहाँ पे एक शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा वस्तु की उपलब्धता। ठीक है, एक शामिल नहीं है। आवश्यकता के निम्न में से कौन निर्धारक कारक माने जाते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आर्थिक कारक। ये आपको जो पीडीएफ है विद आंसर टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता के निम्न में से कौन निर्धारक कारक माने जाते हैं? आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, उपयुक्त सभी। तो भाई आवश्यकता इन सभी से प्रभावित होती है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर रहेगा उपयुक्त सभी। अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत किस प्रकार की एक आवश्यकता नहीं आती है? जीवन रक्षक आवश्यकताएं, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, यहाँ पे है निपुणता रक्षक आवश्यकता, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं हैं। तो कौन शामिल नहीं है? तो आवश्यकताओं के अंतर्गत तो याद रखेंगे कि यहाँ पे सुरक्षात्मक आवश्यकता शामिल नहीं है। गृह व्यवस्था निर्णयों की श्रृंखला में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यहाँ पे निर्णयों की श्रृंखला की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन ये सभी क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? साधनों का संगठन, साधनों पर नियंत्रण, साधनों का मूल्यांकन, साधनों का उपयोग। तो गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अगर चरण की बात की जाएगी, तो 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो साधनों का संगठन, यानी किस तरह से आपने अपने साधनों को संगठित किया है। निर्णय प्रक्रिया की 2 अवस्थाओं का वर्णन किस विद्वान ने किया है? फाइलेट, एलन मॉर्गन और जॉर्ज आर हैरी ने। तो निर्णय प्रक्रिया की जो 2 अवस्थाएं हैं उनका वर्णन किया है मॉर्गन ने। साधनों के उपयोग के कई उद्देश्य होते हैं, निम्न में से कौन एक इसमें शामिल नहीं है? तो जल्दी ही आपको जो एनसीईआरटी की हमने जो भी एनसीईआरटी की बुकें हैं मतलब ली हैं 9th 10th 11th 12 यानी 4 क्लासों की बुक हमें आपको करानी है, तो वो हम लोड कर चुके हैं। बस हमें उन पर क्या है कंटेंट लेकर वीडियो बनानी है और आपको प्रोवाइड करनी है। तो जल्दी ही करेंगे, क्योंकि वो भी टीजीटी पीजीटी स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे बाहर नहीं पेपर बनेगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी हमने कितनी ली है? तो वो ली है 9 से 12 तक, यानी 9 से 12 तक की एनसीईआरटी अगर हम लगा लेंगे तो उससे बाहर हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और कभी कभी प्रूफ के तौर पे पूछा जाता है, तो भी हम उसी से प्रूफ दे सकेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट प्रूफ होता है। साधनों के उपयोग के कई उद्देश्य होते हैं, निम्न में से कौन एक इसमें शामिल नहीं है? लक्ष्यों की प्राप्ति, सदस्यों की कार्यकुशलता। तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं है साधनों में? तो सदस्यों की कार्यकुशलता शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सुनना है। रेडियो जब आप सुनते हैं, कब सुनते हैं? जब आपके पास पर्याप्त समय होता है। कपड़े धोना है। कपड़े आप कब धो सकते हैं? जब आपके शरीर में क्या हो? ऊर्जा, धन, समय और भूमि। तो आपके शरीर में क्या होनी चाहिए? एनर्जी, तभी आप कपड़े धो सकते हैं, नहीं तो उठ भी नहीं सकते। बाजार से सब्जियां खरीदना। भूमि, समय, धन और ऊर्जा है। तो बाजार से हम तभी सब्जियां खरीद, भाई कोई चीज़ कब खरीद सकते हैं? जब हमारे पास पैसा होगा, धन होगा, तभी हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं। अपना कमरा झाड़ना, ये क्या दिखाता है? तो भाई अपना कमरा आप कब झाड़ सकते हैं? कब झाड़ सकते हैं? जहाँ पे एक ही ऑप्शन बता सकते हैं, नहीं तो पता है दो ऑप्शन हो जाते हैं, समय और ऊर्जा। तो यहाँ पे अगर एक ही ऑप्शन बताना है तो आप अपना कमरा झाड़ना है, तो ये क्या है? ये समय है। ठीक है, यहाँ पे समय और ऊर्जा दोनों हो जाता है। अगर ऑप्शन बनता है इस तरह का कि यहाँ पे सी और डी, तो सी और डी दोनों हो जाते हैं। छुट्टियों में बाहर घूमने जाना किस प्रकार का लक्ष्य है? सामूहिक लक्ष्य, पारिवारिक लक्ष्य, अल्पकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य। जब छुट्टियों में क्या कर रहे हैं? घर से बाहर घूमने जा रहे हैं, तो ये हमारा पारिवारिक लक्ष्य है, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ जाते हैं। हमें जो प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारा क्या कहलाता है? लक्ष्य, अधिकार, इच्छा और कर्तव्य। तो जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारा लक्ष्य कहलाता है। निकट भविष्य में होने वाली शादी के लिए कपड़े खरीदना किस प्रकार का लक्ष्य है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा, देख लेते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्य हो नहीं सकता, क्योंकि ये अनवरत नहीं चलता। अल्पकालीन, अनंतकालीन हो नहीं सकता, और इनमें से कोई नहीं, तो ये रहता है अल्पकालीन लक्ष्य, क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए हम खरीदते हैं। असमर्थ बच्चा वह है जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्यतः या औसत से हटकर हैं, तथा जिसे अपनी पूर्ण क्षमताएं विकसित करने के लिए किसी खास शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। यह कथन संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, अभी ये कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे देख लेते हैं। तो ये कथन किसने कहा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे देख लेते हैं। वैथम से, कोऊ से, और विलियम क्रो से, और बेवर से। तो ये कथन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बेवर से। विब्रियो कोमा, ये आपको बताया था कि इस तरह से कोमा वाली डिजीज़, तो इसको विब्रियो कोमा नामक जीवाणु द्वारा निम्न में से कौन सा रोग फैलता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा उसे देखते हैं। हैजा, शीतला, अतिसार, पेचस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हैजा। इसकी संरचना कैसी होती है? कोमा ऐसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनपान आवश्यक है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, न शिशु न माता के लिए। तो यहाँ पे स्तनपान आवश्यक है, तो भाई इसकी आवश्यकता दोनों को ही होती है, क्योंकि मातृत्व भाग तभी आएगा जब आप शिशु को स्तनपान कराते हैं। असंक्रमणीकरण से किस रोग का निवारण किया जा सकता है? क्षय रोग, डिप्थीरिया और गलसुआ और उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पे किसका? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी का निवारण किया जा सकता है। जब विभिन्न ध्वनियों के प्रति बच्चों की प्रतिक्रिया 95 डेसिबल से कम हो तो वह कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि वो कहलाता है, तो भीषण बहरापन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 95 से डेसिबल से कम है। बधिर बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है लिपि, रिकॉर्डिंग के द्वारा, संकेत भाषा के द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बधिर बच्चे वो होते हैं जिनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या कहें कि वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको यानी जिनको देखने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम, या फिर किसी भी तरह की, वो कहीं ना कहीं सामान्य से अलग होते हैं। वही विद्यार्थी विशिष्ट विद्यार्थी कहलाते हैं। उनको शिक्षा दी जाती है लिपि, रिकॉर्डिंग के द्वारा, सांकेतिक भाषा के द्वारा। इसी में आता है ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि किसको दी जाती है? अंधे लोगों को दी जाती है। 2005 से भारत में ये लागू हुई है। कितनी डॉटों पर आधारित होती है? तो याद रखेंगे वो 6 डॉटों पर आधारित होती है। इस तरह से 6 डॉटों पर पूरी लिपि बनाई जाती है। 52 यानी 52 अक्षरों की, शायद 56 या नहीं 52 अक्षरों की होती है। ठीक है, इतना डीपली नहीं पूछा जाता, बस याद रखेंगे। ब्रेन लिपि डे कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी। एकीकृत बाल विकास योजना ICDS किसने दी थी? तो याद रखेंगे लुइस ब्रेल ने दी थी ब्रेन लिपि। बहुत मोस्ट और लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप याद रखेंगे। एकीकृत बाल विकास योजना यानी ICDS किस वर्ष में लागू की गई थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं 1960, 1965, 1970, 1975। तो यहाँ पे 1975। निम्न में से कौन मूल रंग में शामिल नहीं है? पीला, नारंगी, नीला, लाल।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कौन शामिल नहीं है, तो नारंगी शामिल नहीं है मूल रंग में। निम्न में से कौन गौर रंग में नहीं है, जामुनी, हरा, आसमानी, नारंगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह है आसमानी, क्या है, गौर रंग में शामिल नहीं है। सजावट में विभिन्नता लाने के लिए किस प्रकार की रेखाएं प्रयोग की जाती हैं, तो 24 का जो राइट आंसर रहेगा उसे देख लेते हैं कि किस प्रकार की। तो लंबवत, वक्र, विरोधी और क्षैतिज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 34 का वो क्या है, विरोधी रेखा प्रयुक्त की जाती हैं। किस प्रकार की रेखाएं दुर्बलता की सूचक हैं, लंबवत, वक्र रेखाएं, ज्यामितीय रेखाएं, विकर्णीय रेखाएं और बारीक टेढ़ी रेखाएं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, लंबवत वक्र रेखाएं शामिल हैं। किस प्रकार की रेखाएं अस्थिर विचार, अनिच्छा और अस्थिर जीवन शैली प्रदर्शित करती हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह टेढ़ी टेढ़ी रेखाएं क्या करती हैं, ये सभी प्रदर्शित करती हैं, अस्थिर विचारों को, अनिच्छा को, अस्थिर जीवन शैली को प्रदर्शित करती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे का क्या करते हैं, पीछे के जो पेज होता है उस पर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं क्लास टाइम में, तो वो कहीं ना कहीं उनके भावों को व्यक्त करता है वो पेज। तो मोस्टली 95% लोग इसी तरह का करते हैं कि जो नोटबुक होती है उसके पीछे का पेज आप कभी भी पलटो उनका, तो उनके भावों को व्यक्त करता है वो पेज। किस प्रकार की रेखाएं गंभीर प्रवृत्ति का आभास देती हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो ज्यामितीय रेखाएं, विकर्णीय रेखाएं, तिरछी रेखाएं और वी आकार की रेखाएं। तो ये राइट आंसर जो रहेगा वो है तिरछी रेखाएं क्या करती हैं, आभास देती हैं। ज्यामितीय रेखाएं सूचक हैं शक्ति एवं पुरुषत्व की, गंभीर प्रकृति की, अस्थिर जीवन शैली की और सजगता की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो यह है शक्ति एवं पुरुषत्व की सूचक है। किस विटामिन की कमी से महिलाओं में गर्भधारण शक्ति का ह्रास हो जाता है, यानी गर्भधारण करने की कमी आने लगती है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी। तो यहाँ पे विटामिन ई के कैप्सूल इसीलिए आते हैं, हरे रंग के आपने देखे होंगे, तो वो विटामिन ई के होते हैं। कौन सा विटामिन रक्त के शुद्धिकरण में सहायता करता है, तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन ई। तो विटामिन सी क्या करता है, व्यक्ति के रक्त के शुद्धिकरण में सहायता करता है। पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो यहाँ पे पपीते की अगर बात की जाए तो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन ए पाया जाता है। आपको हलवा टाइप के क्वेश्चन लग रहे होंगे, पर ये आपके एग्जाम में जब आते हैं तो आपको इतने डिफ़िकल्ट लगते हैं कि आप आते हुए भी ना गलत कराते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल अधिक से अधिक रिवीजन करना है, क्योंकि सब कुछ आपको आता है। किस विटामिन की कमी से आँखों में रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो या जो राइट आंसर रहेगा वो है विटामिन ए की कमी से आँखों में रतौंधी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी पाया जाता है पपीते में, संतरे में, मेवा में और टमाटर में। संतरा और टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, पपीते में विटामिन ए पाया जाता है, इनमें सी और बचा कौन, तो विटामिन बी पाया जाता है मेवाओं में। किस विटामिन की कमी से ऊर्जाहीन यानी लॉक ऑफ एनर्जी की अवस्था आती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो आपका कब इस तरह की समस्या आएगी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। कौन सा विटामिन प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो यहाँ पर विटामिन डी क्या है, प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से पाया जाता है। नाइसोरिया यहाँ पे जाइटिस नामक जीवाणु सबसे पहले मनुष्य के किस अंग को संक्रमित करता है, यानी सबसे पहले ये मनुष्य के किस भाग में क्या करता है, किस भाग को प्रभावित करता है या अटैक करता है, रक्त, मस्तिष्क, श्वास नली और शरीर के किसी भी अंग को। तो यहाँ पे है श्वास नली में ये सबसे पहले क्या करता है, अटैक करता है, उसी से सांस लेने में परेशानी होती है। मनिंगो कोकेल यहाँ पे मेनिंजाइटिस फैलता है मरीज की सांस और छींक के द्वारा, मरीज के मुंह की लार के साथ संपर्क द्वारा, उपयुक्त दोनों से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त दोनों तरीके से। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, उपयुक्त दोनों तरीके से। मेनिंजाइटिस के मुख्य लक्षण है तेज बुखार, सिर दर्द व बदन दर्द, उल्टी होना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी इसके लक्षण हैं।
मेनिंजाइटिस के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मरीज बेहोशी यानी कोमा की स्थिति में पहुँच जाता है, मरीज को रह रहकर दौरा पड़ता है, रोगी की अंतिम अवस्था में मरीज का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और इस स्थिति में उसकी मौत भी संभव है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, मेनिंजाइटिस के बारे में तो 39 का जो राइट आंसर रहेगा वो है उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी डी आंसर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस रोग के निदान के लिए मरीज की रीढ़ की हड्डी में उपस्थित पानी की जांच की जाती है। तो मेनिंजाइटिस, सिंजोफ्रीनिया, ब्लड प्रेशर, इनमें से कोई नहीं। तो भाई कब मरीज की क्या करेंगे हम, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति पानी की जांच की जाती है, तो वो है मेनिंजाइटिस। आँखों की एक झिल्ली की कमी की वजह से नेत्र में रोशनी ज़्यादा आती है, तो जो क्या करती है, तकलीफ बदेह होती है। इस शिकायत को दूर करने के लिए लगाया जाता है, यानी उसको तकलीफ देती है, ठीक है, तकलीफ देह होती है। और इस शिकायत को कैसे आप दूर कर सकते हैं, यानी उसको परेशानी देती है, तो आप कैसे से दूर करेंगे, कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा, यहाँ पे आइरिस पेटेंट लेंस के द्वारा, उपरोक्त दोनों उनमें से कोई नहीं। तो आइरिस यहाँ पे पेटेंट जो है लेंस के द्वारा हम क्या करेंगे, इस समस्या को दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाव के लिए कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किसके लिए यह लेंस उपयोगी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो किसके लिए है, तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को, कल कारखानों में काम करने वाले वेल्डर और कंप्यूटर पर कार्य करने वाले ग्राफिक डिजाइनरों को और उपयुक्त सभी को। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। सुअर के कच्चे मांस, जो सुगर होता है ना, पिग, उसके कच्चे मांस द्वारा मानव में कौन सी बीमारी फैलती है। तो यहाँ पे शुगर हो जाता, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है सुअर, तो जो होता है आपका पिग, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे पिग के मांस खाने से, मीट खाने से आपके मतलब मनुष्य को कौन सी बीमारी फैलती है। तो ट्राइकिनोसिस होती है, लिम्फोसोमा होती है, या मेनिंजाइटिस या हेपेटाइटिस सी होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहती है, तो यहाँ पे ट्राइकिनोसिस होती है, ठीक है। मेनिंजाइटिस अभी हमने देख ही लिया था और यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के श्रवण के नियमन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दोनों के, ठीक है, याद रखेंगे, जल और नमक के श्रवण के नियमन को यानी मिलने को, तो पल्मोसिस कहा जाता है, यहाँ पे है सेल्टोरोसिस कहा जाता है, ओसोम्बो रेगुलेशन कहा जाता है, साल्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। तो 44 का जो राइट आंसर रहता है यहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे एडेनिन, यूरासिल, थायमिन और साइटोसिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो यूरासिल क्या है, नहीं पाए जाते हैं। एवियो TSD क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है दिल की बीमारी रोकने की मशीन, खर्राटों से निजात दिलाने वाली मशीन, हेपेटाइटिस सी के परीक्षण की विधि और हेपेटाइटिस ई के परीक्षण की विधि। तो याद रखिएगा यहाँ पे 46 का जो राइट आंसर है कि एवियो TSD क्या है, तो ये खर्राटों से निजात दिलाने वाली मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये PDF आपको विद आंसर टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रतिशत चलाए गए उनकी आंसर की के साथ आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। नींद के दौरान खर्राटे आने और सांस रुकने की समस्या किस प्रकार की नई समस्याओं को जन्म दे सकती है, दे सकती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन की अगर बात की जाए तो वो रहेगा हाई ब्लड प्रेशर, यानी यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, डायबिटीज व तनाव रहेगा, हार्ट अटैक रहेगा, उपयुक्त सभी। तो 47 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी। निम्न में से किस
ने नींद के दौरान खर्राटे आने और सांस रुकने की समस्या के निजात पाने के लिए एक अत्याधुनिक मशीन का निर्माण किया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डॉक्टर क्रिस रॉबर्टसन ने। ठीक है, डॉक्टर क्रिस रॉबर्टसन ने जो अभी हमने मशीन पढ़ी थी आधुनिक, याद रखेंगे। स्लीप थेरेपी एक्सपर्ट डॉक्टर क्रिस रॉबर्टसन का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है न्यूजीलैंड से है। इनका संबंध कहाँ से है? न्यूजीलैंड से है। पाश्चुरीकरण की विधि द्वारा फल के रसों व अन्य पेयों को कितने दिनों तक परिरक्षित करके रखा जा सकता है? 10 से 15 दिन, 30 से 45 दिन और 3 से 6 महीना और 6 से 9 महीना। तो आपने देखा होगा अभी कोल्ड स्टोर में भी क्या होता है, फल रखे जाते हैं, तो याद रखेंगे वो क्या है, 3 से 6 महीना तक हम प्रिजर्व यानी उसे सुरक्षित रख सकते हैं। पाश्चुरीकरण के अंतर्गत पेय पदार्थों व रसों को कितनी तापमान पर गर्म करके बोतल बंद किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाए तो 105 से 180 फायर हाइट है, 120 से 140 फ़ारेनहाइट मतलब यहाँ पे फारन हाइट है, तो इसको बोले हम फ़ारेनहाइट बोलते हैं। 160 से 210 फ़ारेनहाइट है, 180 से 240 फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 105 से 180 के बीच रखा जाता है। स्थायी परीक्षण के अंतर्गत फल व सब्जियों को कितने दिनों तक संग्रहित करके रखा जा सकता है? स्थायी परीक्षण करना है हमें। तो यहाँ पे स्थायी का मतलब हो गया रखे रहना, यानी लॉन्ग टाइम तक रखे रहना। 6 से 12 महीना, 1 से 2 वर्ष और 1 से 3 वर्ष और 2 से 5 वर्ष। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? तो 1 से क्या रहेगा? यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 से 3 वर्ष। सभी प्रकार के फल व सब्जियों को धूप में सुखाकर या उनमें से जल की सारी मात्रा निकालकर परिरक्षित करने की विधि कहलाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह शुष्कन, निर्जलीकरण, उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्त दोनों। फलों के रस सुकेंस सॉस परीक्षण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह रासायनिक पदार्थों का, चीनी, नमक व सिरके का, शुष्कन व निर्जलीकरण विधि का और किण्वन विधि का। तो यहाँ पे 54 का जो राइट आंसर रहेगा वह रासायनिक पदार्थों का। खाद्य पदार्थों के स्थायी परीक्षण में नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है 5 से 10%, 10 से 15%, 15 से 20% और 20 से 25%। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है 15 से 20% का। किस विधि में फलों के रस को एल्कोहलिक पेयों और सिरके में बदलकर परिरक्षित किया जाता है? तो यहाँ पे किण्वन, शुष्कन, निर्जलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा किण्वन के द्वारा इस तरह का किया जाता है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। एक स्टार नेटवर्क में सभी मोड्स एक सामान्य केंद्र या नोड से आयोजित होते हैं। जेम्स बार्डॉक जी थिनर समूह से संबंधित है। जर्नल सामान्य पत्रिकाएं जिनमें कारोबार से संबंधित विशिष्ट जानकारी नहीं होती है। मार्क टूली ने BBC के लिए कभी काम नहीं किया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या है, सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है कि क्या रहेगा। तो ये है कि एक स्टार नेटवर्क में कभी मोड्स एक सामान्य केंद्र या नोड से आयोजित होते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? श्रव्य दृश्य माध्यम की अपेक्षा प्रिंट माध्यम में संदेश को अधिक बेहतर ढंग से मौलिक रूप में बनाए रखा जा सकता है। और दूसरा जो कह रहा है वो क्या रहेगा? यहाँ पे बनाया जा सकता है। फिर है प्रिंट माध्यम के संदर्भ में संस्थापक संवाददाताओं से भिन्न होते हैं। दूरदर्शन की पहुंच भारतीय आबादी के 60% भाग तक है। हमारे देश में इंटरनेट के कनेक्शन की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 58 का, अगर उसकी बात की जाएगी तो वो रहेगा प्रिंट माध्यम के संदर्भ में संवाददाताओं से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बहुकीय संप्रेषण की
की पद्धतियों द्वारा श्रोता या दर्शक समूह से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। शैली तथा विषय वस्तु किसी संचार माध्यम के दो अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है, और यहाँ पे है रियलिटी टीवी जी टर्नर के स्वामित्व में है। हाफ टोन विज्ञापनों की अपेक्षा 4 रंगों का विज्ञापन अधिक सस्ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाए तो रियलिटी टीवी जी टर्नर के स्वामित्व में है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे सही कथन को हमें देखना है। तो खराब टेलीफोन लाइन संप्रेषण या संचार में एक व्यवधान है, सही बात है। सेमेटिक्स नए शब्दों और मुहावरे बनाने की तकनीक है। CNN का पूर्ण रूप कैलिफोर्निया नेटवर्क एंड न्यूज़ है। नेशनल हेरल्ड समाचार पत्र अभी टाइम्स ऑफ इंडिया समूह से संबंध था। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 60 का जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो वो रहेगा खराब टेलीफोन लाइन संप्रेषण या संचार में एक व्यवधान है। भाई अगर खराब है तो आपका संचार नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करें। राजदीप प्रिंट माध्यम के एक समाचार रिपोर्टर हैं और प्राय कार्यक्रम आंखों देखी दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। 90 के दशक में जब द वर्ल्ड दिस वीक आरंभ किया गया तो इसकी मेजबानी श्रीनिवास जैन ने की थी। सरकार की योजना है कि वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाए। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि केवल हमें राइट कथन का देखना है, क्योंकि यहाँ पे सारे कथन है। तो कार्यक्रम आंखों देखी दूरदर्शन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, दूरदर्शन क्या करता है? कार्यक्रमों को आंखों देखी द्वारा प्रस्तुत करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रेस शब्द सामान्यतः शामिल नहीं होते हैं। प्रेस शब्द में याद रखेंगे, प्रेस शब्द में शामिल नहीं होते हैं पत्रिकाएं, इंटरनेट वेबसाइट, अखबार, जर्नल। तो प्रेस शब्द में सामान्यतः इंटरनेट और साइटों का यानी वेबसाइटों का कोई मतलब नहीं होता। पत्रिकाएं उसमें प्रकाशित होती हैं, अखबार होता है, या जर्नल उसमें लेख जो आपने देखे हैं अंदर वाले पेज पर, अमूमन 7 या 8 पेज पर वो लेख जो मिलते हैं अंदर बीच वाले पेज पे वो होते हैं जर्नल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक समीक्षक क्या कार्य करता है? तो यहाँ पे पुस्तक समीक्षक की अगर बात की जाए तो वह यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ है उन पुस्तकों की समीक्षा करता है जो उसे इस उद्देश्य से दिया जाता है। वह पुस्तक समीक्षा पैनल आयोजित करता है। वह विभिन्न पुस्तकों के लेखकों के साथ अंतःक्रिया करता है किंतु स्वयं पुस्तकों की समीक्षा नहीं करता। वह केवल पुस्तकें छांटता है और उन पुस्तकों का चयन करता है जिनकी दूसरों के साथ समीक्षा की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो वह क्या करता है? वह उन पुस्तकों की समीक्षा करता है जो उसे इस उद्देश्य से दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। सामान्यतः अध्ययनकर्ता जिस कारक का प्रभाव अपने प्रयोज्य पर देखना चाहता है तथा जो कारक प्रयोगकर्ता के अधीन रहता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि जो कारक प्रयोगकर्ता के अधीन रहता है और सामान्यतः वो प्रयोग कर देखना चाहता है, ठीक है, उसे कहते हैं स्वतंत्र चर, आश्रित चर, बाह्य चर और कोई नहीं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन के नेचर को समझिए कि अध्ययनकर्ता जिस कारक का प्रभाव अपने प्रयोज्य पर देखना चाहता था तो जो कारक प्रयोगकर्ता के अधीन रहता है उसे कहते हैं। तो उस प्रभाव भी देखना चाहता है, उसके वो अधीन भी रहता है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए उसे क्या कहेंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र चर का ही प्रभाव किसी पर देख सकते हैं। आश्रित चर तो वैसे ही किसी न किसी से प्रभावित होता रहता है और वो उसी के अधीन भी रहता है। जैसे आप योगा क्या है? स्वतंत्र चर है, ठीक है, याद रखेंगे। और जैसे आपने किसी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर बच्चे लिए हैं उस सब्जेक्टों को टॉपिक में मेंशन किया है, जैसे आपने कहा कि गृह विज्ञान की किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य समायोजन, तो यहाँ पे होम साइंस स्टूडेंट स्वतंत्र चर हो जाएगा।
वैसे चर जिसके प्रयोगकर्ता जब चाहे तब उसकी मात्रा में हेर फेर करता है तो वह कहलाता है। यानी आपने क्या करा, जब आपकी इच्छा हुई तब आपने उसकी मात्रा में हेर फेर कर दिया। तो यहाँ पे एस किस्म स्वतंत्र चर, ई किस्म स्वतंत्र चर और आश्रित चर, और इनमें से कोई नहीं। तो ई स्वतंत्र चर कहलाता है, एरर वाला, ठीक है। ई किस्म स्वतंत्र चर कहलाता है। हेर फेर के चुनाव पर किए जाने वाले स्वतंत्र चर कहलाते हैं। तो यहाँ पे कि एस किस्म स्वतंत्र चर, ई किस्म स्वतंत्र चर, बाह्य चर और आश्रित चर, ठीक है, किए जाने वाले स्वतंत्र चर कहलाते हैं। यहाँ पे स्वतंत्र चरों की बात हो रही है, यहाँ ये नहीं बताया गया कि कौन सा चर है। जब चाहे उसकी मात्रा में हेर फेर कब कर सकता है, जब वो ई चर होगा, और जब वो स्वतंत्र चर होगा तब आप क्या कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं। तो ई स्वतंत्र चर। वैसे चर जो आश्रित चर के प्रभाव से प्रभावित होते रहते हैं कहलाते हैं। तो 67 का जो राइट आंसर का संगत बाह्य चर, असंगत बाह्य चर और आश्रित चर, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैसे चर जो आश्रित चर के प्रभावों से प्रभावित होते रहते हैं। तो यहाँ पे आश्रित चर के प्रभावों से अगर प्रभावित हो रहे हैं तो वो संगत चर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रभावित होते हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य आपका प्रभावित कब हो सकता है, जब आपको बुखार आ रहा हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आश्रित चर भी क्या है, प्रभावित हो रहा है, किससे, बुखार से, आपकी स्थिति से। साक्षात्कार अंतर वैयक्तिक भूमिका की एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार करता एक दूसरे व्यक्ति जिसका साक्षात्कार किया जाता है से उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहता है जिसकी रचना संबंधित अनुसंधान समस्या के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए की गई है। तो यहाँ पे ये कथन है, तो यहाँ पे ये कथन किसका है, तो यहाँ पे ये कथन है कार्ल लिंगर का, ठीक है। ये कथन किसका है, कार्ल लिंगन का। 3 वर्ड से इसे याद करेंगे, कार्ल लिंगन अंतर्वैयक्तिक, और यहाँ पे अंतर्वैयक्तित्व में फिर क्या है, अनुसंधान समस्या के लक्ष्यों, तो कार्ल लिंगन। वैसी विधि जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति काल्पनिक रूप में और दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश करता है जो कि उसके लिए अपेक्षाकृत अज्ञात और अपरिचित रहता है, कहे जाते हैं। तो यहाँ पे काल्पनिक रूप में क्या कर रहा है, काल्पनिक रूप में दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह है निरीक्षण, निर्देशन, साक्षात्कार और अवलोकन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह है साक्षात्कार। बाल अध्ययन में साक्षात्कार विधि का महत्व क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है पूर्व स्थिति और वर्तमान की जानकारी, अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। बाल अध्ययन में साक्षात्कार विधि का महत्व क्या है, तो अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। किसके प्रयोग से रोगी से घनिष्ठता, अपनापन और रेपर्ट स्थापित कर लेते हैं, जिससे अध्ययन करता व्यक्ति पूरी तरह से समझने में समर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है साक्षात्कार विधि से, ठीक है। आपने देखा होगा साक्षात्कार विधि से यानी इंटरव्यू के माध्यम से हम इसी तरह का करते हैं। अनुसूची प्राय प्रश्नों के एक समूह के लिए प्रयुक्त होता है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछा और भरा जाता है। यह परिभाषा किसकी है, तो यहाँ पे 72 का राइट आंसर है गुड एवं हॉट्स की। अनुसूची की कतिपय सीमाओं का उल्लेख किया जा रहा है, निम्न में से कौन सा सही है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो अनुसूची की कतिपय सीमाओं का उल्लेख किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 73 का, अगर उसकी बात की जाए तो 73 का राइट आंसर क्या रहेगा, व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना है, अधिक व्यापक मध्यम अध्ययन संभव नहीं, अत्यधिक खर्चीली विधि है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी है। साक्षात्कार विधि की कौन सी सीमा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाए तो संदेहपूर्ण सूचना, व्यक्तिगत संभावनाएं, कृत्रिम उत्तरों की अधिक संभावना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात करते हैं तो उपयुक्त सभी उसका राइट आंसर रहेगा।
यह सामाजिक तथ्यों के व्यवस्थापन का एक तरीका है जिसके अध्ययन की सामाजिक विषय वस्तु के व्यक्त ग्रुप सुरक्षित रह सकें। गुड एवं हॉट के यह कथन किस अध्ययन विधि से संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा यह है अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि। तो यहाँ पे है वैयक्तिक अध्ययन विधि से यह संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सामाजिक तथ्यों के व्यवस्थापन का एक तरीका है। ठीक है, सामाजिक तथ्य उनके व्यवस्थापन के जिसके अध्ययन की सामाजिक विषय वस्तु के व्यक्तिगत ग्रुप सुरक्षित रह सकें। तो ये किसने कहा है? तो ये गुड एवं हॉट की कथन है। तो ये किस अध्ययन विधि से संबंधित है? ये तो व्यक्तिगत अध्ययन विधि से संबंधित है। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको क्या होगा, आपको अधिक क्लासेस देखने को मिलेंगी जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर विद आंसर मिल जाएगी जल्दी ही।